जय हिंद दोस्तों। आज हम 18 जनवरी 2024 शिफ्ट 3 का पेपर ACIO का पेपर करने वाले हैं, जो कि हम जीके के सॉल्यूशन इसके पहले ऑलरेडी मैंने 18 जनवरी शिफ्ट 2 तक के पेपर को अपलोड कर दिया है, जितने भी जीके क्वेश्चन बने हैं और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जाके उनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं किसका क्या आंसर है और उसके साथ क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं वो भी मैंने दिए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे भी आपके नेक्स्ट कभी भी ACIO का आपका फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इन वीडियो को देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि जीके क्वेश्चन इस पेपर में किस तरीके के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया साथियों, 1882 के हंटर कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखते हैं, पहला इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इसे वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल। तो शिक्षा के, अगर मैं आपसे देखो बात करता हूं कि शिक्षा के जनक आपको पता होना चाहिए कौन है। शिक्षा के जनक ये है हमारे कौन, लॉर्ड मैकाले जी, जिनको भारत में हम शिक्षा का जनक के रूप में जानते हैं। अगर मैं बात करूं वुड डिस्पैच की, तो वुड डिस्पैच जो कि आया था कब, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड के समय पर आया था वुड डिस्पैच। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा है इसमें स्टेटमेंट कि इसमें प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया था। बिल्कुल, वुड डिस्पैच में जो है हंटर कमीशन 1882 में जितने भी नगर नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्ड थे उनको हस्तांतरित करने के लिए विशेष जोर दिया गया था। और तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट, इसमें प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महिला शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के बारे में बात की गई थी। चौथा ऑप्शन लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहल को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। नहीं, बिल्कुल निजी प्रोत्साहित को प्रोत्साहित किया गया था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही होंगे। देखो, डेफिनेटली पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, तो कठिन क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमें जितने भी एक्सप्लेनेशन इसके बन रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि शिक्षा के जनक जैसे कि कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। वुड डिस्पैच कब आया, 1854 ईस्वी में। कौन लाया, चार्ल्स वुड लाया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाटी से निकलती है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सब नदियां हमें दी गई हैं और पूछा गया है पूर्वी घाटी से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ध्यान दो जरा। तो देखिए, यहाँ पर हिमावती जो है ये पूर्वी घाटी से नहीं निकलती है। नागावली ये पूर्वी घाटी से निकलने वाली नदी है, नागावली है। और आपकी बंसधारा है, ये दोनों ही पूर्वी घाटी से निकलने वाली नदी हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मालप्रभा की, तो मालप्रभा हमारी, अगर देखो दूसरा और चौथा सही है तो दूसरा और चौथा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि सही है, ये हटा जाएंगे तीनों। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मालप्रभा की, तो मालप्रभा हमारी जो कि है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कि कर्नाटक में बहती है, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूटेड का जड़ है, ये सबसे बड़ी। ठीक, तो इसका तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 2 और 4 सही है, जो कि पूर्वी घाटी से निकलती हैं। ठीक, नागावली और बंसधारा। मालप्रभा बताया मैंने आपको, ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगर मैं बात करूँ हेमावती की, तो हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी, कावेरी की सहायक नदी है, कौन सी, हिमावती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही है, बकाया 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 1978 में क्या हुआ था कि चीन में 4 आधुनिकीकरण का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे। मतलब चीन में 1978 में 4 जो आधुनिकीकरण थे उनमें कौन कौन से हिस्से थे। ठीक है, तो इसका अपना आंसर जो है, इसमें हमारे कौन कौन से थे, कृषि था, कृषि के बाद आपका उद्योग था, उद्योग और प्रौद्योगिकी था, लेकिन उसमें प्रजातंत्र कहीं से भी नहीं था। तो आंसर हमारा क्या है, 1, 2 और 3 तीनों सही आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं और इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चौथे में लिखा है कि लोकसभा के आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबको पता है, अगर मैं बात करता हूं देखो लोकसभा की, तो सरल से याद रखते हैं हर कोई, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। अनुच्छेद क्या होते हैं इनके, आर्टिकल 79 और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81।
तो लोकसभा जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक सदस्य का चुनाव करेगा। दूसरा स्टेटमेंट, 1962 के पहले एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों निर्वाचन क्षेत्र थे। ये बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अधिक सदस्यों का चुनाव करते थे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत में पहला आम चुनाव 1951-1952 में के दौरान हुआ था, आम चुनाव भारत में। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट लोकसभा के आम चुनाव के बारे में बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हुआ है? हाँ ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए गए हैं यहाँ पर। अब चौथे स्टेटमेंट की अगर बात करता हूँ मैं कि लोकसभा के देखो पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, इस समय कौन है? ओम बिरला है, जो कि कहाँ से? राजस्थान से हैं। तो पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो पहले आम चुनाव के समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या थी दोस्तों 494। याद रखेंगे आप, 494 सदस्य संख्या थी। वर्तमान में कितने हैं? 545। ठीक, और इस समय जो सीटें हैं वो टोटल 543 हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5वां है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या करता है? देखो, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि CAG जो है वो आर्टिकल किस में है? 148 में है। ठीक है, हमारे संविधान के। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा ही हो जाएगा? आंसर नंबर 1। CAG का जो लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो आर्टिकल 165 क्या है? तो 165 क्या है कि एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, उसके बारे में बात कर रहा है कि स्टेट के लिए हमारा एडवोकेट जनरल होना चाहिए, जिसको हम महाअधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अनुच्छेद 125 जो हमारा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की वेतन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी वेतन की बात के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 368 आपको पता ही है क्या है कि संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट के लिए। ठीक, तो ये आपके 5-4 आर्टिकल आप याद रखेंगे। 148 जो है वो हमारे CAG के लिए है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए। और अनुच्छेद 165 जो है वो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के लिए है, महाधिवक्ता, जो कि 125 सुप्रीम कोर्ट के जज की वेतन के बारे में बात करता है। और 368 जो है वो संविधान में संशोधन के लिए बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो आप याद रखेंगे कि देखो ये हमारा कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट जिसको हम बोलते हैं, ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है, सेपरेट करता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ देखो बेरिंग जलडमरू मध्य की, तो बेरिंग जलडमरू मध्य क्या है हमारे? ये अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है। याद रखेंगे, अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। मलक्का स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। मलेशिया, आइलैंड और सुमात्रा को, दोनों को अलग अलग करता है। और अगर टाटरी जलडमरू मध्य की बात करें हम, तो आपने बहुत कम पढ़ा होगा टाटरी के बारे में। ये प्रशांत, पहली बात तो अगर पूछ लिया जाए कि टाटरी जलडमरू मध्य है कहाँ, तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये पैसिफिक ओशियन में मिलता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। और ये टाटरी जो जलडमरू मध्य है ये हमारे रशियन इजलैंड और मेनलैंड ऑफ एशिया जो है ना, उन दोनों को अलग अलग करता है। ठीक, टाटरी जलडमरू मध्य, और है कहाँ? ये प्रशांत महाद्वीप में, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सवाल का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कवर कर दिए मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया? ठीक है, किस स्रोत का उपयोग किया है? तो देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी के विवरण जो खंडों में मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवतः कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा रचित हैं। तो दोनों ही सही है भैया, कि मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था, ठीक, जो कि सेल्यूकस निकेटर का द्वारा भेजा गया था। और अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा कुछ अंश इसके लिखे गए हैं, ये भी बात सत्य है।
ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 8वां लिखा है कि जैन धर्म में जो पंचव्रत है हमारे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी ना करना है? तो किसका अर्थ इसमें चोरी ना करना है आपको बताना है। तो हमारा जो अस्ते लिखा है ना, अस्ते, इसका मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक, ब्रह्मचर्य आपको पता ही है, ब्रह्मचर्य जीवन पालना, अहिंसा, किसी से हिंसा ना करना, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह, घर को त्यागना है। ठीक, अस्ते का मतलब क्या है? चोरी ना करना। तो ये हमारे सभी आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, अगर आपसे बात करें कि जैन धर्म के बताइए प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे भैया? पार्श्वनाथ, है ना। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे हमारे? 22 में थे अरिस्टिनेमी, 23 में कौन थे? ऋषभदेव, और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। तो आपको इन सभी के बारे में याद रखना है। ठीक, 23 में हमारे ऋषभदेव थे, और पहले ऋषभदेव थे, 23 में पार्श्वनाथ थे, और 22 में आपके अरिस्टिनेमी थे, और 24वें नंबर पे महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9वां आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो सबको पता है कि भारत की राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है हमारे उपराष्ट्रपति जी भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां। उसके बाद अगली बात करते हैं आपसे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से 10वां है, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारत में योजना का मूल उद्देश्य माना जा सकता है? पहला है कि राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि, ताकि देश में जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। बिल्कुल, जब हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तभी तो हम जीवन के स्तर को ऊपर उठा सकेंगे। बिल्कुल सही है पहला। आय और धन के वितरण में असमानता में कमी, आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण, ये है क्या? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 10वें का आंसर पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है? भारत में स्थानीय निकायों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गठित की गई थीं? तो भारत में जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए हमारी सरकार द्वारा जो समितियां गठित की गई थी वो हमारी कौन कौन सी हैं? बलवंत राय मेहता समिति, और कौन सी है भैया? अशोक मेहता समिति। ये दोनों समितियां जो हैं वो स्थानीय निकायों के लिए गठित की गई थी सरकार के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा अगर सही है आपके स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे देखो बात करता हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई, तो ये हमारी 1957 में आई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है। ठीक, हमारे स्वतंत्रता के 10 साल बाद। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो ये हमारे 1977 की दी गई है। 1977 मतलब इसके 20 साल बाद। ठीक है, और जो आपकी खुसरो समिति है, ये खुसरो समिति 1989 की है। खुसरो समिति 1989 की है। ये दोनों तो स्थानीय निकायों के लिए थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। लेकिन खुसरो समिति जो वो हमारी कृषि समीक्षा समिति के लिए थी। कौन सी? कृषि समीक्षा समिति के लिए 1989 में शुरू की गई थी। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा है कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना याद रखेंगे 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1935 को। अब ये है एक्चुअली में जुलाई ही, आप 1935 याद रखेंगे। डेट 12 जुलाई या 4 जुलाई, आप मुझे कंफर्म थोड़ा करना, कमेंट करके बताना। तो लिखा है कि आपूर्ति के 4 वैकल्पिक मापकों M1, M2, M3, M4 के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है। बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो आरबीआई के जो एक 4 जो रेशियो दिए गए हैं M1, M2, M3, M4, तो इनमें जो है किसको संकीर्ण मुद्रा के बारे में संदर्भित करता है? तो ये हमारा है M1 और M2, ये हमारे संकीर्ण मुद्रा के बारे में संदर्भित करते हैं। क्वेश्चन 13 आपके सामने है कि एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका पहले पॉइंट पढ़ लेना चाहिए अपन को। देखिए पहला पॉइंट है कि एलोरा की गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर जो 2 किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो पहली बात इसमें भैया गलत है। एलोरा के जो मंदिर हैं और मठ हैं ये 24 नहीं है, ये हैं हमारे 34। याद रखेंगे, एलोरा की गुफाओं में जो 34 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। 2 किलोमीटर सही है, लेकिन यहाँ 24 ना होकर 34 होना चाहिए था। तो पहला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक,
दूसरा है कि यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की विशेषता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये बेसाल्ट के चट्टानों से, बेसाल्ट की चट्टानें हैं उनको काट काट कर बनाए गए हैं। कभी वो आ जाता है पूछने कि जो एलोरा की गुफाएं हैं कौन सी चट्टानों को काट के बनाए गए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, है नहीं। तो ये हमारे बेसाल्ट की चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं कौन से, एलोरा के मंदिर को। अच्छा, एलोरा के मंदिर किस लिए फेमस हैं? ये बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए ही फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि खाली जगह नामक एक राष्ट्रकूट था, कौन थे वो, जिनने अपने चालुक्य अधिपति की सत्ता से हटा दिया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक रूप से स्वर्णगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। तो सबको पता है राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, दंती दुर्ग। तो बस इतना ही नाम याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, इनका ही नाम यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आइए मैचिंग करना है हमें, करेक्ट था मैच। ब्रह्मोदय किसे कहते हैं, तिरुमट्टू कानी देवनान ये क्या है, और वेलन वगाई ये क्या है। देखिए ध्यान से कि ब्रह्मेदय जो है, ब्रह्मादय हमारा रिलेटेड है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि से संबंधित, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मादय। हमने ब्राह्मणों को दिया, क्या दिया, दान में भूमि दी। नेक्स्ट है कि तिरुनामट्टू कानी ये हमारा मंदिरों को दान में दी गई भूमि के लिए रिलेटेड है। ठीक है, और बचा है आपका बेलन बगाई, ये हमारे गैर ब्राह्मण जो हैं कृषक स्वामियों की भूमि को कहा जाता है बेलन बगाई। और ये ब्राह्मण नहीं है, ये कृषक स्वामियों की भूमि को कहा जाता है बेलन बगाई। तो यहाँ पर पहले का आंसर 3 है, मतलब पहले का आंसर 3 2 ऑप्शनों में दिया गया है, तो ये 2 कट जाएंगे। दूसरे का आंसर हमारा कौन सा है भैया, पहला है, तो दूसरे का आंसर पहला एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए आपके सामने लिखा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि मैंने देखो पहले ही बताया कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर उनको क्या नाम था उनका, ऋषभदेव थे। और 23 में जो थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। 24 में महावीर स्वामी थे और 22 में अरिष्टी नेमी थे। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थंकरों द्वारा किया गया है। तो ये बात क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने है कि जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैन लोग कभी भी वेदों में भरोसा नहीं करते हैं, ये सिर्फ मानते हैं कि आत्मा अमर और अजर है, इन पर इसे भरोसा है। वही बौद्ध धर्म में भी होता है। 23वां लिखा है कि 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, नहीं, 23 में तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और 22 में अरिष्टी नेमी थे। तो यहाँ ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर। वे 24 में तीर्थकर महावीर स्वामी थे, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे इस सवाल में पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि 22 में हमारे अरिष्टी नेमी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा है 17, निम्नलिखित में से किसे मौसम और जलवायु का तत्व माना जा सकता है। तो हमारा तापमान और वर्षण ये दोनों ही मौसम और जलवायु के तत्व हैं। पहला और दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि उद्योग और व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है दोस्तों कि अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होने पर निर्धन राष्ट्र प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि किसी भी देश में आपका इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो अच्छा है, तो कोई भी निर्धन राष्ट्र जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है, करेक्ट बात है। दूसरा लिखा है कि कृषि द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार उद्योगों द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार की तुलना में अधिक स्थायित्व होता है, नहीं, ये बात गलत है भैया, क्योंकि किसी के द्वारा जो रोजगार मिला है कि एक कृषि क्या है, एक सीजनल होती है, तो उतने लोगों को रोजगार देती है। अब पूरे साल तो कटाई होती नहीं है गेहूं की, है कि नहीं है। तो ये कृषि के द्वारा जो भी रोजगार मिलता है वो इतना
युक्त स्थिर युक्त नहीं होता है ना। जबकि अन्य उद्योग जो हैं वो पूरे साल भर चलते रहते हैं, फैक्ट्री वगैरह देखते हैं पूरे साल चलते हैं बराबर। तो हमारे 18वें का आंसर सिर्फ पहला, तो देखो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बीसी क्वेश्चन आते हैं देखो ACIU में। अब हम देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। और 19 में लिखा है कि मेघालय के निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मेघालय में सबको पता है, मेघालय में 3 जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतियाँ। सबसे ज़्यादा जो आपकी वर्षा होती है वो आपकी यहाँ पर खासी जयंतियों पर वर्षा होती है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है कि मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो किस पहाड़ी पर होती है, किस तो ये खासी जयंतियों पर होती है, खासी पहाड़ियों पर होती है। और मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है, गारो और खासी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ देखो दूसरा तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अच्छा, कोक बोरोक जो है वो कहाँ की भाषा है। देखो कोक बोरोक हमारे भारत में ही बोली जाती है, लेकिन ये कहाँ की है, त्रिपुरा राज्य की है, याद रखना है। त्रिपुरा राज्य की है कौन सी भाषा, कोक बोरोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है आपके सामने, देन आंसर शीट है नीचे, कि गोवर्धन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ना, गोवर्धन स्कीम हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य द्वारा ही चलाई गई थी, ये याद रखना है पहली बात तो आपको। ठीक है, देखिए गोवर्धन स्कीम स्टेटमेंट नंबर 1 कि गोवर्धन जो स्कीम है को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब का है, 2014 का। दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम के लिए नोडल विभाग है। बिल्कुल गलत जवाब है कि जो हमारा गोवर्धन स्कीम है इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई इसका नोडल विभाग नहीं है। इसके लिए जो पूर्णतः डिपेंडेड है वो कौन है, हमारा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो कि 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, इसी ने ही गोवर्धन स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था। तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग प्रत्येक जिले को तकनीकी सहायता और प्रति जिले 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हमारे 20वें का आंसर पहला और तीसरा अगर सही है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2। ठीक है, और ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारा जल शक्ति मंत्रालय है। 2018 में इसको गोवर्धन स्कीम को जिसने लॉन्च किया था। तो यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर लाइक करके जाना, आपको पसंद आए तो, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं आपसे लास्ट शिफ्ट के साथ, इस पेपर की लास्ट शिफ्ट 18 तारीख की लास्ट शिफ्ट और लास्ट पेपर। ठीक, जय हिंद।